आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम लोगों ने सितंबर मंथ के जो कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स थे वो पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया है। अब जो सितंबर मंथ के जो कुछ बचे हुए जो प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उनको हम पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। आज हम जो पार्ट 1 में देख चुके हैं उससे आगे हम लोग कुछ नए करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो पार्ट 2 का आज जो पहला जो करंट अफेयर्स है, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52वां क्या कह रहा है? नभमित्र उपकरण विकसित किया गया है। कह रहा है जो नभमित्र उपकरण है वो किसके लिए विकसित किया गया है? मछुआरों के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए, या फिर पुलिस सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो जो नभमित्र उपकरण है उसको इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने विकसित किया है। किसके लिए? ये मछुआरों के लिए विकसित किया है। इसरो ने मछुआरों के लिए एक उपकरण विकसित किया है। उसको क्या नाम दिया गया है? नभमित्र उपकरण। इस उपकरण का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना। आप आए दिन जब समाचार पत्र देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें पाते हैं जब कभी चक्रवात आता है, कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें मछुआरों को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो उन्हें इस क्षति से बचाने के लिए जो इसरो है उसने नभमित्र उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण काम कैसे करेगा? यह जो उपकरण है वो स्थानीय भाषा में लोगों को चेतावनी देगा। जैसे अगर कहीं कोई तूफान आने वाला है या फिर चक्रवात आने वाला है तो स्थानीय भाषा में उन्हें चेतावनी देगा। किसी अन्य भाषा में, अंग्रेजी या हिंदी में नहीं, जो उनकी लोकल जो भाषा होगी उसमें वो उन्हें चेतावनी देगा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहेगा। तो पहला जो प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो क्या है? मछुआरों की सुरक्षा के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। आज का जो 53वां जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। अभी जो आदित्य L1 का इसरो ने प्रक्षेपण किया है, सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, जो कुछ तथ्य हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए, वो किससे भेजा गया, वो किससे लॉन्च किया गया? तो इसमें 4 विकल्प दिया है: PSLV-C58, PSLV-C57, PSLV-C59, PSLV-60। तो जो आदित्य L1 जो भेजा गया है वो किससे भेजा गया है? PSLV-C57 के माध्यम से उसे छोड़ा गया है, जो आदित्य L1 जो उपग्रह है। तो 53वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 2, PSLV-C15 सही है। कई बार पूछता है कि जो इसरो है उसका फुल फॉर्म क्या है? इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। जो इसरो है इसकी जो स्थापना होती है वो कब हुई थी? 15 अगस्त। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग इसरो के बारे में भी। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 1969 में इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है इसरो की? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बंगलौर में है इस समय वर्तमान में जो इसरो के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वो कौन हैं? सोमनाथ। सोमनाथ क्या हैं? इसरो के हेड हैं इस समय। भारत ने जो सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा उस उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा था। ये कब छोड़ा था भारत ने? 1975 ईस्वी में, 1975 में छोड़ा था। किसके माध्यम से छोड़ा था? सोवियत संघ का एक रॉकेट था। सोवियत संघ के रॉकेट के द्वारा ये छोड़ा गया था, क्योंकि उस समय भारत के पास कोई अपना खुद का रॉकेट नहीं था। इसलिए सोवियत संघ की मदद से उसने वहाँ के रॉकेट के माध्यम से जो पहला जो उपग्रह छोड़ा उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा? 1975 ईस्वी में, 1975 में। तो 53वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 2 सही है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? 4 विकल्प दिया है: गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात की विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। ये जो गुजरात राज्य है इसकी विधानसभा में उन्होंने डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। तो
54वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 1 सही है, गुजरात। अब थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात का जो गठन होता है, गठन कब हुआ था? गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी में गुजरात राज्य का गठन होता है, इसीलिए 1 मई को गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र से इसको अलग करके एक नए राज्य को रूप में इसे स्थापित किया जाता है, नया राज्य बनाया जाता है। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। वर्तमान में जो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। जो आचार्य देवव्रत हैं ये क्या है? अभी गुजरात के राज्यपाल हैं। वर्तमान में जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम है वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के जो सीएम हैं। यहाँ पे भाजपा की सरकार है और वहाँ पे मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। गुजरात में कुल 33 जिले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। उसी तरह से गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। और गुजरात में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? विधानसभा की 182 सीटें हैं। लोकसभा की कुल जो सीटें हैं वो 26 सीटें हैं। और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कुल कितनी हैं? 11 सीटें हैं। तो ये रहे कुछ गुजरात से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। तो 54वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 1 गुजरात सही है। अब आ जाते हैं 55वां जो प्रश्न कह रहा है 55 कह रहा है, चंद्र मिशन 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की खोज की? 55वां जो प्रश्न कह रहा है कि अभी जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया है, जो छोड़ा गया है भारत के द्वारा, वो जब चंद्रमा पे लैंड कर चुका है तो उसने वहाँ की एक सतह पर से एक तत्व की खोज की है। तो वो कौन से तत्व की खोज की है इसको बताना है। 4 तत्व दिया है, सल्फर, फ्लोरीन, मरकरी, कैल्शियम। तो जो अभी चंद्रयान मिशन ने जो खोज करके वहाँ से जिस तत्व की खोज की है चंद्रमा की सतह पे वो क्या है? सल्फर की खोज की है। किसने? चंद्रयान मिशन का जो प्रज्ञान रोवर है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा चंद्रयान मिशन के बारे में। जो चंद्रयान मिशन है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे इसे छोड़ा गया था। और ये जो चंद्रयान मिशन 3 है ये 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक 6:04 पे चंद्रमा पर इसे लैंड करा दिया जाता है। ऐसा कराने वाला भारत विश्व में चौथा देश बन गया है। इसके पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सफलतापूर्वक चंद्रमा पे अपने जो उपग्रह हैं उसको लैंड कराया था। पहले अमेरिका, रूस, चीन 3 ही ने किया था। अभी चौथा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। अभी एक 5वें देश ने भी चंद्रमा के लिए मिशन की शुरुआत की है, उपग्रह भेजा है। उसका नाम कौन सा देश है, उस मिशन का क्या नाम है, आप सब बताइएगा मुझे। तो ये जो चंद्र मिशन है इसके ऊपर जो खर्च आया है वो लगभग 615 करोड़ आया है। इसके पहले जो तीनों देशों ने भेजा है उनके खर्च की तुलना में ये खर्च आधा भी नहीं है। इतने कम संसाधन में ही भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने सफलतापूर्वक अपने उपग्रह को क्या किया है? चंद्रयान मिशन को चंद्रमा पे लैंड करा दिया है। तो 55वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? सल्फर। अब आ जाते हैं 56वां जो प्रश्न कह रहा है। 56वां प्रश्न कह रहा है 100% इथेनॉल से चलने वाली विश्व की पहली कार किसके द्वारा चलाई गई?
56वां जो कह रहा है कि पूरी तरह से इथेनॉल से चलने वाली पहली जो कार है वो किस देश द्वारा चलाई गई? क्या चीन द्वारा, जापान, भारत, अमेरिका? तो इस 56वें का क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है? भारत के द्वारा। अभी हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक ऐसी कार का उद्घाटन किया है जो पूर्णतः इथेनॉल से चलने वाली है। तो 56वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? भारत। आ जाते हैं 57वें क्वेश्चन पे। 57 कह रहा है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जो नारियल दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। भारत नारियल की निर्यात करने में, नारियल निर्यात करने में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। नारियल निर्यात में जो पहला स्थान है वो किसका है? इंडोनेशिया का है। नारियल निर्यात करने में इंडोनेशिया का पहला स्थान है और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये सभी आप सभी लोगों को पता है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को बढ़ती हुई जो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब? 10 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन का जो क्षरण हो रहा है उसकी रख रखाव के लिए, उसे बचाने के लिए 16 सितंबर को, प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या है? विकल्प नंबर 1, 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं 58 क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के जो राज्य हैं उनमें से आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो नागालैंड है। कौन सा? नागालैंड है आधार बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने वाला। अब आ जाते हैं नागालैंड के बारे में भी थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। ये जो नागालैंड है इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1 दिसंबर। नागालैंड की स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना होती है, इसलिए 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस या नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भारत का 16वां राज्य मनाया जाता है। नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ये जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि जो मुख्य धारा से हैं, मुख्य धारा से ये कट जाते हैं, इन पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ना हमारी सरकारें ध्यान देती हैं ना आम जनता उन पे ध्यान देती है। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है? कोहिमा। नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये जो नागालैंड है इसको क्या कहा जाता है? पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और इस नागालैंड के जो इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नेफियो रियो। कौन है? नेफियो रियो। नागालैंड के जो इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? नेफियो रियो। और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं इस समय वर्तमान में जो राज्यपाल हैं श्रीला गणेशन। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं कौन हैं? श्रीला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। तो 58 क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है?
नागालैंड सही है, नागालैंड ने लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है। आ जाते हैं 59 क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन जो कह रहा है, 59 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर आधारित एक स्कूल की स्थापना की गई है। ये किस राज्य में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, किस में स्थापित की गई है? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कूल स्थापित किया गया है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। केरल में प्रथम बुद्धिमत्ता स्कूल खोला गया है, स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में। जो ये AI है, AI जो स्कूल है, ये जो स्कूल है केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। किसकी सहायता से? वहाँ पे शांतिगिरी विद्या भवन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तिरुवनंतपुरम में एक शांतिगिरी विद्या भवन है, उस विद्या भवन द्वारा क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। और यह जो स्कूल है, जो IA स्कूल है, बुद्धिमत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो स्कूल है, ये क्या करेगा? ये पूरी तरह से NAP 2020 पे आधारित है। और ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो स्कूल है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए है? 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए भी ये खोला गया है, शुरुआत की गई है इसकी। और ये जो है AI जो स्कूल है ये किस पे आधारित है? ये पूरी तरह से आई लर्निंग इंजन USA तथा वैदिक ई स्कूल के सहयोग से ये प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? आई लर्निंग इंजन USA। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ ये पूछा जा सकता है क्योंकि मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ये जो स्कूल है ये किसके सहयोग का परिणाम है? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जो AI जो प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल खोला गया है ये किसके सहयोग का परिणाम है? तो ये किसके सहयोग का परिणाम है? ये आई लर्निंग इंजन USA तथा वैदिक ई स्कूल के सहयोग के परिणाम से ये धरातल पर आया है। कौन सा स्कूल? कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल। ये कहाँ पे खोला गया है? केरला में खोला गया है। तो 59 का जो सही उत्तर है वो क्या है? दूसरा विकल्प सही है, केरल। केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग, जरूरी है। केरल है या तो केरल से भी पूछ सकता है। जो केरल जो राज्य है इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में केरल का गठन किया गया था। केरल की जो राजधानी है अभी मैंने बताया क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हैं। कौन है? केरल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? केरल के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनराई। कौन है? पिनाराई। केरल के जो इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के क्या हैं? ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। केरल में जो विधानसभा की सीटों की कुल जो संख्या है वो कितनी है? 141 है। और जो राज्यसभा की जो सीटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? वो 9 है। और लोकसभा की जो सीटों की कुल संख्या है वो कितनी है? वो 20 है केरल में। साथ ही साथ हम थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ लेते हैं। केरल के जो कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। केरल का जो सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? साइलेंट वैली पार्क। पहला जो है वो क्या नाम है उसका? साइलेंट वैली पार्क राष्ट्रीय पार्क। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जो है वो क्या है? पेरियार नेशनल पार्क। ये महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा लेकिन जो नहीं पता है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ है? केरल में स्थित है। अगला जो है ये और महत्वपूर्ण है। अगला जो राष्ट्रीय पार्क है वो क्या है? मैथी-केतन। मैथी-केतन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है ये पूछ सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथी-केतन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये केरल में है। अगला जो चौथा जो राष्ट्रीय पार्क है केरल का वो कौन सा है? एराविकुलम। एराविकुलम 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 जो चौथा क्या है, ये वहाँ का राष्ट्रीय पार्क है। पांचवा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? पांचवा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? पम्बदूमशाला। केरल का जो पांचवा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? पम्बदूमशाला। पम्बदूमशाला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। तो ये कुछ रहे केरल के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब आ जाते हैं हम लोग 60वें प्रश्न पे। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में 132वां डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर खिताब जीता। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही क्वेश्चन में ही कई सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे कि जो अभी डूरंड कप प्रतियोगिता आयोजित हुई है, फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई है, वो कौन सा उसका कौन सा संस्करण था? तो 132वां संस्करण था। डूरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जो प्रतियोगिता हुई है, 132वीं प्रतियोगिता हुई है, वो किसने जीती है? मोहन बागान ने जीती है। डूरंड कप जो प्रतियोगिता हुई है, मोहन बागान ने किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो ईस्ट बंगाल को हराकर जीता। तो प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न बन गए हैं। अब ये जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? कह रहा है मोहन बागान ने अब तक कितनी बार डूरंड कप जीता है? विकल्प जो दे रहा है कह रहा है कि 18 बार, 19 बार, 17 बार, 20 बार। तो जो मोहन बागान है उसने अब तक जो डूरंड कप जीता है वो कितनी बार जीता है? कुल 17 बार डूरंड कप जीता है। किसने? डूरंड कप कुल किसने जीता है? 17 बार जीता है। किसने जीता है? मोहन बागान ने जीता है। साथ ही साथ अब कुछ और देख लेते हैं जो फुटबॉल के जो कुछ और प्रमुख जो ट्रॉफियां हैं जहां से प्रश्न पूछता है हमेशा। जैसे पहला जो हो गया डूरंड कप। डूरंड कप जो है, डूरंड कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तीसरा आ जाते हैं सुब्रतो मुखर्जी कप। तीसरा जो है सुब्रतो मुखर्जी कप, ये किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। चौथा आ जाते हैं रोबर्स कप। रोबर्स कप भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पांचवा आ जाते हैं मर्डेका कप। मर्डेका जो कप है ये भी किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। अब आ जाते हैं छठवां पे। छठवां जो है आशुतोष मुखर्जी कप जो है ये किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। अब आ जाते हैं सातवें पे। सातवां जो है डीसीएम जो ट्रॉफी है, डीसीएम ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो ये रहे कुछ फुटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं, जो कप हैं, जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 3, 70 बार, 17 बार मोहन बागान ने डूरंड कप जीता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, 61 पे। 61 जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? 61 प्रश्न कह रहा है कि जो डूरंड कप है, डूरंड कप जो फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 में आयोजित हुई उसका प्रायोजक कौन है? डूरंड कप जो प्रतियोगिता आयोजित हुई उसका जो प्रायोजक है वो कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। डूरंड कप प्रतियोगिता जो अभी 2023 में 132वीं जो संस्करण आयोजित की गई उसका आयोजक कौन था, प्रायोजक कौन था? क्या नाम उसका? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये जो डूरंड कप प्रतियोगिता खेली गई है, इस बार की 132वां जो संस्करण खेला गया है, ये कहाँ कहाँ खेला गया है ये भी पूछ सकता है स्थान। ये कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार, 3 जगहों पे खेला गया है। कोकराझार, गुवाहाटी और कोलकाता में खेला गया है। तो 61 जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन।
अब आ जाते हैं 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है श्री नारायण गुरु का जन्म कहाँ पे हुआ था? श्री नारायण गुरु अभी हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनकी जयंती पे जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने क्या किया है, इनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। किसको? श्री नारायण गुरु का जन्म। तो ये चर्चित है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो श्री नारायण गुरु का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? 4 विकल्प दिया है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। चौथा जो विकल्प है वो क्या है? केरल। तो जो श्री नारायण गुरु हैं इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो केरल में हुआ है। केरल में एक स्थान है। ऐसे ही पूछ सकता है कि जो चेपम जंथी है, एक ऐसे नाम दे सकता है, चेपम जंथी। पूछ सकता है कि चेपम जंथी कहाँ पे स्थित है। अभी जो चर्चा में है कि चेपम जंथी में क्या हुआ था, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो गुरु हैं श्री नारायण गुरु, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि श्री नारायण गुरु का जन्म हुआ था कहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है 63, वो कह रहा है हाल ही में चर्चा में रही कन्या सुमंगला योजना का संबंध किससे है? हाल ही में जो चर्चा में रही कन्या सुमंगला जो योजना है ये किस राज्य द्वारा चलाई जाती है? 4 विकल्प दिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो ये जो कन्या सुमंगला योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। अभी ये चर्चा में है इसलिए ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कन्या सुमंगला योजना है इसकी जो धनराशि है वो 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25,000 कर दी है। इसलिए ये क्या है? ये धनराशि, इसलिए ये जो योजना है कन्या सुमंगला योजना ये चर्चा में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो कन्या सुमंगला योजना है इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2019 को इसका प्रारंभ हुआ था। तो 63वां जो है 63 जो क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। अब आ जाते हैं 64 में। 64 जो क्वेश्चन कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? जो अभी सितंबर मंथ में 9 और 10 सितंबर को जो भारत की नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित की गई उसके पहले 4 शेरपा बैठकें हुई हैं। तो अंतिम जो चौथी और अंतिम जो शेरपा बैठक हुई वो कहाँ पे हुई ये पूछ रहा है। तो ये नुहू में हुई। नुहू कहाँ पे स्थित है? नुहू हरियाणा में स्थित है। तो 64वें का जो सही उत्तर है वो क्या? विकल्प नंबर 4 नुहू। आ जाते हैं अब 65वें क्वेश्चन पे। 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65वां क्वेश्चन कह रहा है भारत कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए एक समिति का गठन किया गया। वो समिति क्या करेगी? अध्ययन करके सरकार को सुझाव देगी कि क्या एक साथ सभी राज्यों में जो विधानसभा है और लोकसभा है उसका चुनाव कराया जा सकता है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का जो नाम है क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव है। इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है ये पूछ रहा है। तो इस समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, कौन, क्या नाम है उनका? रामनाथ कोविंद। भारत के जो 14वें जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद को एक राष्ट्र एक चुनाव का जो समिति है उसका हेड बनाया गया है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में आप सभी लोग परिचित हैं। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद कौन बने थे? 14वें राष्ट्रपति कौन बने थे? रामनाथ कोविंद बने थे। और प्रणब मुखर्जी को वर्ष 2019 में भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। और द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और ममता बनर्जी से आप सभी लोग परिचित हैं। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो 65वें नंबर का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर इसका 2 सही है, रामनाथ कोविंद। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 66 कह रहा हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई? कह रहा अभी हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो वो कह रहा है कि जो 4 विकल्प दिया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो जो सबसे बड़ी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये इसकी जो शुरुआत की गई है वो राज्य कौन सा है? वो गुजरात राज्य है। गुजरात के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी देखा हम लोगों ने कि जो गुजरात के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये सब हम लोगों ने
देख लिया है। और कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं, हमने ये भी देखा कि गुजरात में कुल कितने हैं, 33 ज़िले हैं। और ये भी देखा हम लोगों ने कि गुजरात में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 26 हैं, राज्यसभा की 11 हैं, और विधानसभा की कुल कितनी है, 182 सीटें हैं। साथ ही साथ कुछ और जान लेते हैं। अब गुजरात का जिक्र आ गया है तो गुजरात के कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात का जो सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, पहला जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय जो पार्क है, जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसके देख लेते हैं। जो गिरि राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। दूसरा जो प्रमुख है वो क्या है, मरीन पार्क। जो मरीन पार्क है वो भी कहाँ स्थित है, वो भी गुजरात में स्थित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, वसंदा नेशनल पार्क। वसंदा नेशनल पार्क तीसरा जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है वो क्या नाम है उसका, वसंदा नेशनल पार्क। एक चौथा और देख लेते हैं हम लोग। चौथा जो है गुजरात का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, उसका क्या नाम है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये कई बार पूछा हुआ, यूपीपीसीएस आरओ में कई बार ये प्रश्न पूछा है कि जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है। तो जो ब्लैक बक नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। तो ये रही गुजरात से कुछ सामान्य जानकारी। अब आ जाते हैं, अगला जो प्रश्न है 67 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 8वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो 67 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं, जो प्रणेता हैं, वो किसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और अभी हाल ही में 29 सितंबर को क्या हुआ है, जो हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, इनका निधन हो गया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। और ये 8वां एम.एस. स्वामीनाथन जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये किसको दिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सत्यनारायण, भूपेंद्र भाई पटेल, प्रमोद सावंत, प्रतिमा मलिक। तो अभी जो दिया गया है 8वां स्वामीनाथन पुरस्कार वो किसको दिया गया है, सत्यनारायण को दिया गया है। भूपेंद्र भाई पटेल, इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि अभी बताया मैं कि ये क्या है, गुजरात के सीएम है। प्रमोद सावंत ये क्या है, ये गोवा के वर्तमान में सीएम है। प्रतिमा मलिक कौन है, प्रतिमा मलिक महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बन सकता है। अभी ओडिशा विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रतिमा मलिक, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली बन गई हैं। कौन, प्रतिमा मलिक बन गई हैं। यह जो स्वामीनाथन जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 2004 में हुई थी। और प्रत्येक 2 वर्ष पे ये जो एस स्वामीनाथन पुरस्कार है ये दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो कुल कितनी होती है, 2 लाख की होती है। एक और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये जानना जरूरी है आप सभी लोगों के लिए कि ये जो एस.एम. स्वामीनाथन हैं इनका पूरा नाम क्या था, कई बार पूछ देता है पूरा नाम। तो एम.एस. स्वामीनाथन का जो पूरा नाम है वो क्या है, मनकोम्बे संभाशिवन स्वामीनाथन। क्या नाम है, मनकोम्बे संभाशिवन स्वामीनाथन। ये एम.एस. स्वामीनाथन का जो पूरा नाम है वो क्या है, मनकोम्बे संभाशिवन स्वामीनाथन। ये महत्वपूर्ण है। तो 67 का जो सही उत्तर है वो क्या है, पहला जो विकल्प है वो सही है। 68 जो क्वेश्चन है ये और महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तकाहे क्या है। तकाहे अभी हाल ही में चर्चा में है तो इसलिए पूछ रहा है कि ये पूछा जा सकता है तकाहे क्या है। कह रहा है तकाहे एक पक्षी है, एक गीत है, गेहूं की प्रजाति है, गन्ने की प्रजाति है। जो तो तकाहे है, तकाहे एक पक्षी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 1 सही है, क्योंकि तकाहे क्या है, एक पक्षी है। और ये इस पक्षी की विशेषता क्या होती है कि ये जो पक्षी है यह उड़ने में सक्षम नहीं होती है। यह जो पक्षी है यह उड़ने में सक्षम नहीं होती है। और इस पक्षी को आज से 10 वर्ष पूर्व ही क्या घोषित कर दिया गया था, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड के दक्षिणी प्रायद्वीप पर इसे पुनः एक बार देखा गया। किसको, जो तकाहे पक्षी है, इसे 10 वर्ष पहले ही इसे विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के दक्षिणी प्रायद्वीप में पुनः इसे एक बार देखा गया है। तो ये तकाहे पक्षी इसमें वर्तमान में चर्चा में है, इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। तो 68 का जो सही उत्तर हो क्या है, एक पक्षी। 69 है जो कह रहा है कि हाल ही में किसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत के रूप में घोषित किया है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस पे आप सभी लोग। भारत, इजराइल, अमेरिका, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया, रूस
तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या सही उत्तर है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने जो अक्टूबर मंथ है उसको हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। क्यों घोषित किया है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि जो हिंदू माह है, जो अक्टूबर माह है, उस अक्टूबर माह में बहुत सारे हिंदुओं के महत्वपूर्ण जो पर्व हैं वो पड़ते हैं, जैसे गांधी जयंती, दशहरा, नवरात्र या फिर दिवाली, सब अक्टूबर माह में पड़ते हैं। तो इसलिए जो अमेरिकी जो राज्य जॉर्जिया है उसने क्या किया है, हिंदू विरासत माह घोषित किया है, किसको, अक्टूबर माह को। तो 69 का जो सही उत्तर है वो क्या है, तीसरा विकल्प सही है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया। आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा हाल ही में नवीकरण ऊर्जा कंपनी सात्विक सोलर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो जो ये नया अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसको बनाया है, रविंद्र जडेजा को बनाया है। तो 70 का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 3। कह रहा है कि 71 जो क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला यूपीआई पेटीएम किसने लॉन्च किया है। यूपीआई पेटीएम क्या होता है कि ऐसे अब एक एटीएम लगाया जाएगा जहाँ पे आपको कार्डलेस सुविधा होगी, कोई कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको जाना है वहाँ पे अपनी यूपीआई से वहाँ पे जो बारकोड है उसे स्कैन करना है और एटीएम से पैसा निकल जाएगा। तो इस तरह की जो एटीएम की जो शुरुआत की है, यूपीआई एटीएम की जो शुरुआत की है वो किसने की है, भारत में जो सबसे पहले शुरुआत की है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने की है। किसने की है, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने की है। अब आ जाते हैं 62 का जो प्रश्न है, 72 नंबर, वो क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ पर नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। अभी ये चर्चा में है क्योंकि अभी जो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बाहर जो प्रतिमा लगाई गई है, जो मूर्ति लगाई गई है वो किसकी लगाई गई है, नटराज की लगाई गई है। जो भगवान शिव हैं उनके जो नटराज रूप है उसकी लगाई गई है, जो सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो वो कहाँ पे लगाई गई है, नई दिल्ली में लगाई गई है। लखनऊ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बेंगलुरु के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और इसे ही क्या, भारत की आईटी राजधानी भी कहा जाता है। किसको, बेंगलुरु को। बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। और नई दिल्ली क्या है, नई दिल्ली के बारे में आप सभी चर्चित हैं, सभी लोग परिचित हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी, और इसी को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी शहर भी कहा जाता है। किसको, जयपुर को कहा जाता है। 72 का जो सही उत्तर है वो क्या है, नई दिल्ली। अब आ जाते हैं 73वां जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, कह रहा है विवेक भसीन, डॉक्टर रवि कन्नन, जय वर्मा सिन्हा, प्रवीणा अंजना। तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र उसका जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन, जो डॉक्टर रवि कन्नन है ये भी चर्चा में है। डॉक्टर रवि कन्नन को अभी एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसे, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। ये किससे संबंधित है, कैंसर रोग से संबंधित, ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, इनको क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है। जय वर्मा सिन्हा अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और सीईओ बनी है। कौन, जो पहले आईआरसीटीसी की हेड थी, इन्हें अब क्या बना दिया गया है, रेलवे का नया अध्यक्ष और सीईओ बना दिया गया है। क्या नाम है उनका, जय वर्मा सिन्हा। अंत में प्रवीणा अंजना, जो प्रवीणा अंजना है ये उदयपुर की रहने वाली हैं और इन्हें क्या हुआ, अभी हाल ही में ये मिस इंटरनेशनल इंडिया चुनी गई हैं। उदयपुर की प्रवीणा अंजना क्या चुनी गई हैं, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया चुनी गई हैं। तो 73 का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 1 सही है। क्या है कि जो विकल्प नंबर 1 सही है वो क्या है, इसके कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो निदेशक बनाया गया है वो किसे बनाया गया, विवेक भसीन को बनाया गया है। आ जाते हैं 74 क्वेश्चन पे, प्रश्न पे। 74वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर व विज्ञानी कौन है। कह रहा है भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर व विज्ञानी कौन है। 4 विकल्प दिया है, कह रहा है निगार शाजी, थर्मन सनमुगरत्नम, सलेम सागो, मालिनी राजूरकर। ये 4 विकल्प दिया है, कह रहा है कि इसमें से कौन सही है। भारत के पहले सूर्य मिशन जो आदित्य L1 है उसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है निगार शाजी। विकल्प दिया है 74वें का जो सही है वो क्या है, निगार शाजी सही है। निगार शाजी कौन है, आदित्य L1 की पहली प्रोजेक्ट डायरेक्टर व विज्ञानी है। दूसरा जो कह रहा है थर्मन सनमुगरत्नम, ये भी चर्चा में है। जो थर्मन सनमुगरत्नम है इन्हें हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति बनाया गया है, ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, थर्मन सनमुगरत्नम। सलेम सागो ये भी चर्चा में है। सलेम सागो क्या है, ये साबूदाना है, साबूदाने की एक प्रजाति है और इसे अभी हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सलेम सागो जो साबूदाना है ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इसे क्या दिया गया है, हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। चौथा जो ऑप्शन है मालिनी राजूरकर, अभी हाल ही में मालिनी राजूरकर जी का निधन हो गया है।
ये जो मालिनी राजूरकर हैं ये शास्त्रीय गायिका रही हैं, शास्त्रीय गायिका रही हैं, और इनका जो संबंध है वो ग्वालियर घराने से रहा है, और ये ख्याल और टप्पा शैली की गायिका थी, और कहा जाता है ये जो ग्वालियर घराना है ये सबसे प्राचीन घराना है। तो ये चारों विकल्प। आ जाते हैं 75वें नंबर प्रश्न पे। 75वां नंबर कह रहा हाल ही में स्मार्ट लैंड, ये प्रश्न थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। प्रश्न क्या है, स्मार्ट लैंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये क्या हो गया, ये नहीं रहेगा, फॉर स्मार्ट लैंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून चंद्र मिशन किस देश ने लॉन्च किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पांचवा जो देश है जिसने चंद्र मिशन अपना लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, वो जापान ने किया है। इसके पहले सफलतापूर्वक 4 किन देशों ने पूरा कर लिया है, पहला है 4 कौन कौन से, अमेरिका, चीन, जापान, अमेरिका, चीन, भारत, रूस, ये 4 क्या हैं, अपने चंद्र मिशन में सफल हो चुके हैं। और पांचवा जिसने अभी अभी अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया है वो देश कौन सा है, जापान है। ये पांचवा देश बन गया है। तो 75 का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 2 सही है, जापान। अब आ जाते हैं 76 जो क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट बीसीसीआई ने किसे दिया है। तो जो 76 जो गोल्डन टिकट है वो बीसीसीआई ने किसको दिया है, वो अमिताभ बच्चन को दिया है। जो गोल्डन जो टिकट है वो किसको दिया है, अमिताभ बच्चन को दिया है। किसने, बीसीसीआई ने दिया है। तो 76 का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 2 सही है। आ जाते हैं 77 पे। 19वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था। तो 19वां जो राष्ट्रीय खेल खेला गया है उसका जो भारतीय दल का ऑफिशियल जो स्पॉन्सर था वो क्या था, वो अमूल था। अभी हाल ही में जो उमियम जो झील है, उमियम झील चर्चा में है। उमियम झील कहाँ स्थित है, जो उमियम झील है वो मेघालय में स्थित है। मेघालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। मेघालय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, बादलों का घर होता है। जो मेघालय की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1 अप्रैल 1970 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। किसकी, मेघालय की स्थापना होती है। मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है, शिलांग है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। मेघालय का जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है, शिलांग, और यही इसकी राजधानी भी है। मेघालय के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, गंगा प्रसाद वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, श्री कोनराड संगमा है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, श्री कोनराड संगमा। विधानसभा सीट 60, राज्यसभा सीट 1 है। ये महत्वपूर्ण है। मेघालय की जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है, 1 है, और लोकसभा की सीट कुल कितनी है, 2 है, और विधानसभा की कुल सीट कितनी है, 60 है। ये रही कुछ मेघालय के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो 78 का जो सही उत्तर है वो क्या है, मेघालय। हाल ही में किंझल चर्चा में है, इसका संबंध किससे है, किंझल धान की प्रजाति, मिसाइल का नाम, गन्ने की प्रजाति, गेहूं की प्रजाति। हाल ही में जो किंझल है ये चर्चा में है क्योंकि अभी ये एक मिसाइल का नाम है। अभी इसने रूस ने किंझल नामक मिसाइल का छोड़ा है, तो इसलिए ये किंझल मिसाइल चर्चा में, काफ़ी चर्चा में है। तो इसका जो 79 का जो सही उत्तर है वो क्या है, मिसाइल। आ जाते हैं अब 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरहोल टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व का एक और अन्य नाम है, वो क्या नाम है, राजीव गांधी अभ्यारण्य इसका नाम है। इसका नाम नागरहोल टाइगर रिजर्व क्यों पड़ा, क्योंकि इसके बीच से नागरहोल नदी बहती है, इसलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर दिया गया, क्योंकि इसके बीच से नदी बहती है। अब आ जाते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय जो पशु जो बाघ है उसके संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में की गई थी। प्रारंभ में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुल 9 टाइगर रिजर्व बने हुए थे। वर्तमान में जो कुल टाइगर रिजर्व हैं, अब कुल कितने हैं, वो 53 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है, श्रीशैलम है, और सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है, वो है बोर टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, वर्धा में स्थित है। अब थोड़ा बहुत कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के जो कुछ प्रमुख टाइगर जो रिजर्व हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है। कर्नाटक के जो कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, पहला जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दूसरा जो है वो भद्रा टाइगर रिजर्व होता है। तीसरा हम लोगों ने देख लिया नागरहोल टाइगर रिजर्व। चौथा वहाँ पे स्थित है डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। कौन सा, डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को समझा दूंगा। तो तीसरा जो वहाँ पे टाइगर रिजर्व है वो क्या है, डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। चौथा जो वहाँ पे टाइगर रिजर्व है वो क्या है, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। कौन सा, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका के कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं उनको भी देख लेते हैं। वहाँ पे जो राष्ट्रीय जो पार्क है वो क्या है, केंद्रमुख राष्ट्रीय पार्क। कई बार पूछता है यहाँ की जो कर्नाटक की जो राष्ट्रीय पार्क हैं ये हमेशा पूछता है। आप
किसी भी परीक्षा में जाएंगे वहाँ पे ये प्रश्न पूछता है कर्नाटक जो केंद्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, वो कर्नाटक में स्थित है। एक और जो केंद्रीय राष्ट्रीय पार्क है ये पूछता है बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। बनेरघट्टा, मैं कितनी कंपटीशन जो एग्जाम दिए हैं वहाँ पे बनेरघट्टा कई बार रिपीट हुआ है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटका में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटका में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक के रहे। तो 80 का जो सही उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 2 सही, कर्नाटक सही है। अब आ जाते हैं 81वें नंबर पे। 81वां जो क्वेश्चन वो कह रहा है गिलबर्ट की पहाड़ियाँ स्थित हैं। गिलबर्ट की जो पहाड़ियाँ अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, क्योंकि इसको जो पर्यटक हैं पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ये कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी गिलबर्ट की पहाड़ियों को पर्यटकों के आवागमन के लिए खोल दिया है, इसलिए गिलबर्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो चर्चा में है। ये जो गिलबर्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो डेक्कन जो पहाड़ी का जो मैदान है, डेक्कन के जो पहाड़ी के जो मैदान है उस पहाड़ी के मैदान पर स्थित है। कौन सी, गिलबर्ट पहाड़ी। और ये जो गिलबर्ट पहाड़ी बनी है वो बेसाल्ट के चट्टानों से बनी है। किससे बनी है, बेसाल्ट के चट्टानों से बनी। हाल फिलहाल में जो गिलबर्ट पहाड़ी है ये चर्चा में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के जो कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं उससे देख लेते हैं। महाराष्ट्र का जो प्रमुख टाइगर रिजर्व है वो क्या है, मालघाट। मालघाट कहाँ पे स्थित है, मालघाट जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। जो सह्याद्री है वो भी कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में हम लोग। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो गठन है वो 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र का गठन होता है। जब मैंने बताया था कि ये जो पहले जो पूरा महाराष्ट्र था उससे अलग करके गुजरात का गठन किया गया था, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन किया जाता है। महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं, मुंबई है। जो वर्तमान में जो सीएम है वो क्या है, एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में श्री रमेश बैस हैं। कौन है, श्री रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। महाराष्ट्र का जो पहला जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो है ये हमेशा पूछा जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमेशा पूछा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है, जो पेंच नामक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। गूंगा जो मल है ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। टडोब है, ये पूछता है टडोब जो टडोब राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र से कुछ सामान्य जानकारी। तो 81वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, ए ऑप्शन सही है, क्या, महाराष्ट्र। अब आ जाते हैं अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है 82वां जो प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल बनाया है। 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो विश्व का जो पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल बनाया गया है वो भारत के द्वारा बनाया गया है। ये जो पोर्टेबल अस्पताल है इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब। इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब। ये जो अस्पताल बनाया गया है पहला आपदा पोर्टेबल मतलब कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पीछे शिफ्ट किया जा सकता है, उठा के ले जाया जा सकता है। तो ये जो पोर्टेबल आपदा अस्पताल बनाया गया ये किसने बनाया, भारत ने बनाया। इसका नाम क्या है जो अस्पताल का, तो आरोग्य मैत्री क्यूब। इसमें कुल 72 क्यूब इकट्ठे हो सकते हैं, 72 क्यूब में, ये पूरा 72 क्यूब में इकट्ठा किया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 200 जीवित बचे लोगों को, अगर कहीं पे कोई आपदा घटित होती है तो वहाँ पे जो 200 लोग होंगे जो जीवित बचे हुए हैं, जिन्हें प्रारंभिक जो चिकित्सा की आवश्यकता है, तो उन्हें 48 घंटों तक वहाँ पे उन्हें बचाया जा सकता है। जीवित बचे लोगों को 48 घंटों तक वहाँ पे सहायता पहुँचाई जा सकती है। 48 कितने लोगों को, 200 लोगों को। यह जो आरोग्य मैत्री क्यूब है, पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, ये प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विकसित किया गया है। तो 82वें का जो सही उत्तर है वो क्या है, भारत। तीसरा विकल्प सही है। अब आ जाते हैं 83वें प्रश्न में। 83वां प्रश्न कह रहा है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, शांतनु गुप्ता हैं। शांतनु गुप्ता ने अभी पुस्तक लिखी है योगी आदित्यनाथ की जीवनी के ऊपर, उसका नाम क्या दिया है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। दूसरा जो विकल्प कह रहा है तारानंद योगी। तारानंद योगी को कहा जाता है, ये नागार्जुन की परंपरा के रचनाकार हैं। इन्होंने नागार्जुन की जीवनी लिखी है, युगों का यात्री। तारानंद योगी ने नागार्जुन की महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है, उसका नाम क्या है, युगों का यात्री।
क्या नाम दिया है? युगों का यात्री। ये जो तारानंद योगी हैं ये नागार्जुन की परंपरा के माने जाते हैं। युगों का यात्री, इन्होंने नागार्जुन की जीवनी लिखी है। मनीषा कुलश्रेष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ ने भी अभी एक उपन्यास लिखा है जो काफ़ी चर्चा में रहा उपन्यास। उस उपन्यास का नाम है मल्लिका। मल्लिका, ये मल्लिका कालिदास वाली मल्लिका नहीं है। ये जो मल्लिका है, इन्होंने जो भारत आधुनिक युग के जो कहा सकता है जो भारतेंदु की जो प्रणेता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रेमिका है उसके ऊपर मल्लिका ने, उसके ऊपर मनीषा कुलश्रेष्ठ ने उस मल्लिका के ऊपर लिखा है। उमाशंकर चौधरी, उमाशंकर चौधरी आधुनिक युग में अभी वर्तमान में बहुत मतलब अलग तरह की विधा का उपन्यास लिख रहे हैं। अब तक जो भारतीय उपन्यास है वहाँ पे राजनीतिक उपन्यास कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक उपन्यास लिखने का बीड़ा उठाया। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उसका क्या नाम है? अंधेरा कोना। उमाशंकर चौधरी ने अंधेरा कोना उपन्यास लिखा है जो पूर्णतः क्या है? राजनीतिक उपन्यास है। तो 83वें का जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 1 सही। आ जाते हैं 84वें नंबर पे। 84वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्वाड क्या है? एक क्वाड शब्द है, कह रहा है ये है क्या? कह रहा है 4 देशों का समूह, या फिर 4 मंत्रियों का जो समूह है, या फिर भारत के राज्यों का समूह, या अमेरिकी राज्यों का समूह। तो ये जो क्वाड है, अभी क्वाड चर्चा में है। क्वाड इसलिए चर्चा में है कि क्योंकि जो 2024 में 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये जो क्वाड जो समूह है, इन समूह के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। अभी प्रस्ताव भेजा है कि जो ये क्वाड है, क्वाड 4 देशों का एक समूह है। 4 जो प्रमुख देश हैं उनको एक मिला करके एक समूह बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया? क्वाड दिया गया है। इसमें 4 देश में कौन कौन आते हैं? इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देश इसमें शामिल है। किसमें? क्वाड में। तो 84वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? पहला विकल्प सही है। 4 देशों का समूह चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री ने क्वाड समूहों को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। अब आ जाते हैं 85वां जो क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य। कह रहा अभी हाल ही में जो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार सफ़ेद सांभर देखा गया। ये जो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये जो कर्नाटका में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी मैंने चर्चा किया जब हम लोग कर्नाटका के बारे में देख रहे थे, वहाँ मैंने बताया आप लोगों को कि जो कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? वो कर्नाटका में स्थित है। तो ये जो चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार सफ़ेद सांभर देखने को मिला है। कहाँ पे? कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। और ये कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। तो कर्नाटका के बारे में हम लोगों ने देख लिया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सिद्धारमैया हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और कर्नाटका के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटका के राज्यपाल हैं। और कर्नाटका की जो राजधानी होती है आप सभी को पता है कि बेंगलुरु है। और कर्नाटका का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये भी पता है। वहाँ पे जो विधानसभा की जो सीटें हैं 224 हैं, विधान परिषद की 75 हैं, और राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो 12 हैं, और लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 28 हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 86वां जो प्रश्न है, 86वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि FIBA बास्केटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? 86वां जो प्रश्न है कह रहा है FIBA बास्केटबॉल विश्व कप जो 2023 प्रतियोगिता है वो किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो किसने जीता है? जर्मनी इसको, इस खिताब को, विश्व कप प्रतियोगिता को जीता है। किसको पराजित करके? सर्बिया को पराजित करके इसने यह खिताब जीता है। और ये 19वां संस्करण, फीबा जो बास्केटबॉल प्रतियोगिता का ये 19वां संस्करण था। और ये जीता किसने है? जर्मनी ने हराया किसको? सर्बिया में। और ये खेला कहाँ गया? इसकी मेज़बानी कौन कौन से देशों ने की? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, 3 देशों ने इसकी मेज़बानी की है। कौन कौन? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, इन 3 देशों ने क्या किया है? इसकी मेज़बानी की है। किसकी? जो FIBA बास्केटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता है उसकी मेज़बानी किसने की है? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया ने की है। तो 86वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? जर्मनी। अब आ जाते हैं 87वें नंबर पे। 87वां नंबर कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला नेशन फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय स्टेट बैंक है इसने अपना पहला नेशन फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया है कि जो पूरे भारत में कहीं पे भी उसे चलाया जा सकता है, हर जगह जो मान्य होगा, ऐसा कार्ड लॉन्च किया है। किसने? SBI ने लॉन्च किया है। SBI के जो इस समय CEO हैं, जो हेड हैं, उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा। इस समय SBI के जो हेड हैं दिनेश कुमार खारा हैं। और PNB जो पंजाब नेशनल बैंक है इसके जो हेड हैं वो मल्लिका अर्जुन राव। कौन है? CEO जॉन कौन है? मल्लिका अर्जुन राव। और यूको बैंक के जो हेड हैं, जो CEO हैं, राजेंद्र कुमार साबू। यूको बैंक के कौन है? राजेंद्र कुमार साबू। 87वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। अब जाते हैं 88वें नंबर क्वेश्चन पे। 88वां जो क्वेश्चन कह रहा है
88वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया। तो अभी हाल ही में जो विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। किसको? विजयवाड़ा को। अभी जो उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो 88वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 2 सही है। आ जाते हैं 89वें नंबर पर। 89वें नंबर कह रहा है हाल ही में डेनियल तूफान ने कहाँ तबाही मचाई। हाल ही में एक भयंकर भीषण तूफान आया था डेनियल, जिसका नाम दिया गया था डेनियल। ये तूफान कहाँ पे आया था? लीबिया में आया था, जहाँ पे बताया जाता है कि जहाँ पे 2000 से अधिक लोग इस तूफान में इन लोगों की मौत हो गई है। वो कहाँ पे आया? लीबिया में आया। लीबिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। लीबिया की जो राजधानी है वो क्या है? ट्रिपली। क्या है? ट्रिपली। लीबिया की राजधानी क्या है? ट्रिपली है। और लीबिया में सरकार किसकी है? जमहूरिया की सरकार है। जमहूरिया की सरकार है। वहाँ पे पार्टी किसकी है? जमहूरिया की पार्टी है, उसकी सरकार है। और लीबिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? बगदादी मेहमूदी। बगदादी मेहमूदी लीबिया के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो 89वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? लीबिया। जो तूफान आया डेनियल तूफान कहाँ पे आया? वो लीबिया में आया। अब आ जाते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वो किसको दिया गया है? स्वामित्व योजना को दिया गया है। किसको दिया गया है? स्वामित्व योजना को दिया गया है। स्वामित्व योजना चर्चा में है, हाल ही में चर्चा में है। तो इस स्वामित्व योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। किसकी? स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। और जो जनधन योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। और जो ये उज्ज्वला जो योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। आ जाते हैं चौथा जो अंतिम जो है सुकन्या समृद्धि योजना। जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। तो 90 का जो सही उत्तर है वो क्या है? दूसरा स्वामित्व योजना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 91 पे। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है। जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है वो एयर इंडिया ने प्रारंभ किया है। एयर इंडिया ने एक प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया है। तो भारतीय जो पहला जो विकल्प है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और नेवी दिवस या जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 91 का जो सही उत्तर है वो क्या है? 91 का जो सही उत्तर है वो एयर इंडिया है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 52वां जो प्रश्न है इसमें सुधार कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने 2 विकल्प छोड़ दिया है। आप लोग कोई भी 2 विकल्प रख लीजिएगा। डेनियल मेदवे देवे कुछ भी रख लीजिएगा, आप लोग रख लीजिएगा। ये छूट गया है गलती से। कह रहा है यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो जो यूएस ओपन 2023 है उसका पुरुष एकल जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच कहाँ कराने वाला है? सर्बिया कराने वाला है। और इसने पराजित किस लिए किया है? किसको किया है? किसको फाइनल में किसको हराकर? जो यूएस ओपन है जो 143वां यूएस ओपन का जो 143वां जो संस्करण है 143वां जो संस्करण है ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ कराने वाला है? सर्बिया कराने वाला है। और इसने हराया किसको है? इसने रूस के जो खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव को हराया। किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया। और ये कहाँ का खिलाड़ी है? डेनियल ये रूस का खिलाड़ी है। तो यूएस ओपन 2023 जो वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, जो चौथा ग्रैंड स्लैम होता है जो सितंबर माह में खेला जाता है, उसका पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया। डेनियल मेदवेदेव को हराया। डेनियल मेदवेदेव को हराया जो रूस का रहने वाला है। आ जाते हैं अब इसी में कुछ और देख लेते हैं उसी में कि जो यूएस ओपन जो 2023 है महिला एकल का खिताब किसने जीता। जो यूएस 2023 है वो महिला एकल का जो खिताब है वो कोको गॉफ ने जीता। कोको गॉफ ने जीता। 19 वर्षीय जो कोको गॉफ है अमेरिका की रहने वाली है, इसने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता। इसने किसको हराया? आर्याना सबालेंका को। आर्याना सबालेंका को हराकर, जो बेलारूस की खिलाड़ी है, बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबालेंका को हराकर कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। 93वां जो प्रश्न है कह रहा है कि
हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। और भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन से माने जाते हैं? एम स्वामीनाथन माने जाते हैं, जिनका हाल ही में 29 सितंबर को निधन हो गया। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। नॉर्मन बोरलॉग का पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। तो 93 का जो सही उत्तर है वो क्या है? स्वाति नायक। 94 कह रहा है 94 कह रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में जारी जो ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड है 2023, इसमें भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। कौन? स्विट्जरलैंड। आ जाते हैं 96 नंबर प्रश्न पे। 96 नंबर कह रहा है हाल ही में उड़ीसा में एक प्रमुख त्यौहार मनाया गया, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में उड़ीसा में एक त्यौहार मनाया गया, उसका नाम क्या है? नुआखाई। जो गणेश चतुर्थी के बाद उड़ीसा में एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, उसका क्या नाम है? नुआखाई त्यौहार। कर्मा जो त्यौहार है ये झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। और बंगस बैली जो प्रमुख त्यौहार है ये कहाँ का त्यौहार है? ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार है। और खतड़वा जो त्यौहार है ये उत्तराखंड का जो प्रमुख त्यौहार है। खतड़वा त्यौहार में होता क्या है कि कुछ सूखी टहनियों को इकट्ठा करके एक गत्ते में भर लिया जाता है, फिर जिसको क्या कहा जाता है? खतडुआ कहा जाता है। खतडुआ कहते हैं। बाद में इसमें खतडुआ में आग लगा दी जाती है और महिलाएं क्या गाती हैं? गाना गाती हैं, गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? कहती हैं कि खतड़ुआ जाए पशु आए, खतड़ुआ जाए पशु आए, कि वो गीत गाती रहती हैं, गाती हैं खतड़वा की हार या खतड़वा जाए या खतड़वा की हार गाय की जीत, इस तरह के वो गीत गाती रहती हैं। तो ये जो 96 नंबर जो सही उत्तर है वो क्या है? नुआखाई। आ जाते हैं 97 पे। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो अभी जो 2023 में मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होने वाली है ये महत्वपूर्ण, ये भारत में आयोजित की जाएगी। 98 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? ये आप सभी को पता है, हमेशा से मनाया जाता है। तो 1 से जो 7 सितंबर तक का जो समय होता है इसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए। 99 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन हैं? तो 850 गोल करने वाले दुनिया के जो पहले फुटबॉलर हैं वो हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 850 गोल किया है, जो विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अब आ जाते हैं आज का और सितंबर मंथ का अंतिम जो प्रश्न है वो कह रहा है कि विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बांस जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। क्या विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? कब? 18 सितंबर को मनाया जाता है। अभी मैंने पहले ही बताया कि जो 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और ये जो 15 सितंबर है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो 100वें का जो सही उत्तर है वो क्या है? विकल्प नंबर 2 सही है। 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे सितंबर माह के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स और उससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जानकारी। जो जीएस के जो प्रश्न हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। पिछले वीडियो और इस वीडियो को मिलाकर कुल 100 प्रश्न हो गए और उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे जो प्रश्न, 100 क्वेश्चन तो हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर, उन प्रश्नों के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम लोग एक और नई सीरीज़ शुरू करेंगे, जो अभी आरओ की जो भर्ती आई है इसको केंद्र में रख के हम लोग करंट अफेयर्स और जीएस का अध्ययन करेंगे। साथ ही जो हिंदी है, आरओ की जो हिंदी, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपने आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें अगर हिंदी पे आपने अच्छे से पकड़ बना ली तो फिर आपका प्री और मेंस निकलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है। और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हिंदी की होती है। तो हम लोग अब इसका जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु है, उसके ऊपर में हम सब मिल करके काम करेंगे और फिर अब आगे से जो हम लोग हिंदी का जो अध्ययन कर रहे हैं वो चलता रहेगा। साथ ही साथ हम लोग आरओ की भी चर्चा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।